हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक या लेसन के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में विभिन्न बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अब आप लोगों से कभी कभी क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना करना पूछ लिया जाता है। यानी कि कोई दो अणु आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। कितना होगा ये निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस पूछा जाता है आप लोगों से कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो इस चीज को किस प्रकार से अपन देखेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, हेडिंग है अपना कुछ अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, तुलना करते हैं NH3 और NF3 की। देखो, NH3 और NF3 दोनों की अपन बात करें तो दोनों की संरचना एक जैसी होती है, पिरामिडीय संरचना होती है। ठीक है ना, दोनों की संरचना क्या होती है, एक जैसी होती है, पिरामिडीय संरचना होती है। परंतु फिर भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनका अलग अलग होता है। क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, NH3 जो होता है, इसमें देखो आप लोग नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक लोन पेयर यहां पर उपस्थित है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको बोलते हैं। जो ये ऊपर की तरफ मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन बताए हुए हैं, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसे अपन अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो चीज है ना आप लोगों की, ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये कहलाते हैं। अब सुनो, ये होगी NH3 की संरचना। वैसी ही संरचना होती है NF3 की। देखो, नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर इसके पास भी है, यानी दोनों की संरचना तो सेम है, परंतु फिर भी इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों हुआ अलग अलग, ध्यान से देखते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है क्रॉस वाला तीर, है ना। क्रॉस वाले तीर से अपन क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। और इस क्रॉस वाले तीर की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसकी तरफ इसका तीर वाला मुंह होता है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसकी तरफ पूंछ वाला मुंह होता है। ठीक है ना, तो ये चीज अपन ने पढ़ी हुई है। ठीक है भाई, तो देखो, यदि मैं तुलना करूं यहां पर, किसके बारे में तुलना करते हैं भाई, तो देखो, बात करते हैं अपन इस NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। तो बताओ, इसमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। अच्छा, एक बात सुनो, आप लोगों को कहीं पर विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इस चीज को समझने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में, नोट लगा के साइड में कहीं पर लिख लेना आप लोग कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता जो होती है ना, ठीक है, ये इस टॉपिक का पॉइंट नहीं है, इसको कहीं पर अलग आप लोग लिख लेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणता जो होती है वो होती है 3 तत्वों की। फोन, किसकी, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है पूरी आवर्त सारणी में। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन। इन तीनों की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है भाई, ध्यान रखना ये। ठीक है, फोन की होती है। तो इस प्रकार से फोन से आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो भाई, देखो फोन के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है ना, मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या है, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, नाइट्रोजन की है। यानी कि देखो, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होने के कारण अपन यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या बताएंगे, ये वाली बताएंगे। देखो, तीर का निशान
जिसकी विद्युतता ज़्यादा होती है उसकी तरफ होगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कहाँ होगा? नाइट्रोजन की तरफ होगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कहाँ होगा? नाइट्रोजन की तरफ। और ध्यान रखना, लोन पेयर का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पर इन तीनों हाइड्रोजन का द्विध्रुव आघूर्ण भी कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। लोन पेयर का भी कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। यानी सभी का द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में है। सभी का द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है? एक ही दिशा में है। और एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त हुआ? 4.90 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। या फिर आप लोग 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लोग dy लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4.90 dy भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 4.90 के आसपास, 4.90 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर आपको प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी का द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है? एक ही दिशा में है। परंतु बात करें NF3 की, तो ध्यान से देखो NF3 में क्या हो रहा है? इसमें नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने आप लोगों को लिखा दिया अभी यहाँ पर कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है कौन? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो तुलना अपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी? इस फ्लोरीन की तरफ होगी। नाइट्रोजन से कहाँ पर? फ्लोरीन की तरफ। और इसमें भी कहाँ होगी? नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। यहां पर भी कहाँ होगी? नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी। परंतु मैंने आपको बताया है कि लोन पेयर की तो हमेशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें 3 द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ पर है? नीचे की तरफ। और एक की कहाँ है? ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 की है नीचे की तरफ और एक की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, यानी इसको कैंसिल करेगा ये, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना। तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये जो ऊपर वाला द्विध्रुव आघूर्ण है ये नीचे वाले द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेगा? कैंसिल करेगा, इसको निरस्त करेगा। और इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। और इसीलिए देखो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण 0.80 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है। ठीक है ना। तो यहां पर विपरीत दिशा में है द्विध्रुव आघूर्ण, इसीलिए यहां पर क्या है? परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम आता है और यहां पर क्या आता है? ज्यादा आता है। तो कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH3 और NF3 दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण या दोनों में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा और क्यों? तो आप लोगों को यह चित्र बना के बताना होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। ठीक है ना, बता सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? कम होगा। आ जाएगी बात समझ में। अब बात करते हैं अपन कुछ और अणु, जैसे कि CO2 है, BF2 है। ये 2 अणु ऐसे हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है 0? देखो भाई CO2 की संरचना बात करें अपन, तो CO2 की संरचना ऐसी होती है, बना कर देखी थी अपन ने भाई, है ना। अब देखो आप लोग जानते हैं कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होगी। ये रहा देखो, ऑक्सीजन की विद्युतता क्या होगी? ज्यादा होगी कार्बन की तुलना में। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ये भी ऑक्सीजन है तो कार्बन से कहाँ तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। अब देखो एक द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस दिशा में है, दूसरे की उस दिशा में है, दोनों क्या है? विपरीत। तो एक दूसरे को द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा? 0 आएगा। और बात करें अपन BF2 की, तो इसमें भी वही चीज है, B से जुड़े हुए हैं 2 फ्लोरीन और फ्लोरीन की विद्युतता क्या होती है? बेरिलियम से ज्यादा होती है, इसीलिए द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरीन की दिशा में होगा। और देखो एक का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, दूसरे का विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण कुछ अणुओं के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका 0 होगा। तो अपन इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपने 12th क्लास के अंदर भी काम में आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से उसको समझेंगे, और वो है अपना फाजांस का नियम या फायांस का नियम। ठीक है, तो इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए इधर। चलो, तो हेडिंग है अपना नेक्स्ट, फाजांस का नियम या फायांस का नियम।
फाजांस का नियम, या इसी को आप लोग पुरानी बुक के अंदर इसको फायांस का नियम भी कहा जाता है, बात एक ही है। ठीक है भाई, चलो फायांस का नियम। अब क्या होता है ये फायांस का नियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, फायांस का जो नियम है या फाजांस का जो नियम है, ये किसी भी सहसंयोजक बंध में, सहसंयोजक अणुओं में आयनिक गुणों के बारे में बताता है, आयनिक अणुओं में सहसंयोजक गुणों के बारे में बताता है। यानी अभी अपन बात कर रहे थे ना, क्या बात कर रहे थे कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध में 100% गुण नहीं पाए जाते, यानी कि सहसंयोजक बंध पूरी तरह से सहसंयोजक बंध नहीं होता और आयनिक बंध पूरी तरह से आयनिक बंध नहीं होता। यानी कि आयनिक बंध में थोड़े से सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं और सहसंयोजक बंध में थोड़े से क्या पाए जाते हैं, आयनिक गुण पाए जाते हैं। और इसी बात की पुष्टि कौन करता है, आपका फाजांस का नियम करता है या फायांस का नियम करता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी अणु के अंदर सहसंयोजक गुण होंगे या उसके अंदर आयनिक गुण होंगे, इसके बारे में कौन बताएगा आपको, फाजांस का नियम बताता है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग इसको देखें क्या बताया गया है। सबसे पहले तो ये चीज आप लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि यह किसी अणु में सहसंयोजी एवं आयनिक गुणों की व्याख्या करता है, आयनिक गुणों की व्याख्या करता है। यानी कोई भी यौगिक जो होगा उसके अंदर सहसंयोजक गुण होंगे या उसके अंदर आयनिक गुण होंगे, इसके बारे में कौन बताता है आपको, ये फाजांस का नियम बताता है। ठीक है ना, अब बात आती है कि कौन से अणु सहसंयोजक होंगे, कौन से अणु आयनिक होंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फाजांस का नियम बोलता है कि धनायन का आकार घटने व ऋणायन का आकार बढ़ने पर, यहां पर ध्यान रखेंगे, व्याख्या करता है, पहला बिंदु ध्यान रखेंगे, धनायन का आकार घटने तथा ऋणायन का आकार बढ़ने पर आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन समझेंगे यहां पर बहुत विस्तार से, अभी केवल आप लोग इस चीज को लिखें यहां पर कि धनायन का आकार घटने तथा ऋणायन का आकार बढ़ने पर आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट इसका बोलता है कि धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर, धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि
धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें अपन तो एक और चीज अपन यहां पर ध्यान रखेंगे कि समान आकार तथा आवेश युक्त धनायनों में उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। तीसरा बिंदु बोलता है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि धनायन ऋणायन का आकार घटे, ऋणायन का आकार बढ़े तो आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। ठीक है, धनायन ऋणायन पर आवेश बढ़े तो आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। ये चीज तो अपने बोल दी, परंतु मान लो दो धनायन ऐसे मिल गए जिनका आकार भी समान है और जिन पर आवेश भी समान है, तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे? तो उस चीज की भी इन्होंने यहां पर पुष्टि की है। तो उसको देखो कि समान आकार तथा आवेश वाले धनायनों, समान आकार तथा आवेश वाले धनायनों में से उस धनायन में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, उस धनायन में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है जिसमें अधिक होती है जिसका, है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के NH2NP6 की अपेक्षा संक्रमण धातुओं N-1 D10 NH2 होता है। यानी जिसमें ये जो संक्रमण धातुओं का विन्यास पाया जाएगा ना, वो वाला धनायन के अंदर ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है, और ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है तो सहसंयोजक गुण भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये कौन बोलता है? फायांस का नियम बोलता है। ठीक है ना। अब ये तीन बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं को अपन एक लाइन में यहां पर एक फॉर्मूले के अंदर लिख लेते हैं याद करने के लिए। तो देखो भाई, फायांस का नियम किसके बारे में बताता है? सहसंयोजक गुणों के बारे में बताता है। सहसंयोजक गुण के बारे में बताता है। तो ध्यान रखेंगे सहसंयोजक गुण किसके समानुपाती होंगे भाई? हाँ, सहसंयोजक गुण किसके समानुपाती होंगे? तो ऋणायन का आकार बटे धनायन का आकार, इसके समानुपाती होंगे। ठीक है, या समानुपाती होंगे किसके? धनायन व ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर
आवेश के समानुपाती होंगे या समानुपाती होंगे किसके, ध्रुवण क्षमता के समानुपाती होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इस एक फॉर्मूले की सहायता से आप लोग किसी भी यौगिक के अंदर सहसंयोजक गुणों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, इस प्रकार यह नियम आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों की व्याख्या करता है। आयनिक बंध में कितने सहसंयोजक गुण होंगे उसकी व्याख्या करता है कौन, ये फाजांस का नियम। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, बात आ जाती है कि यहाँ पर सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। ये नियम आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स अपन सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे इनको। ठीक है, चलो तो इससे संबंधित एग्जाम्पल्स की भी अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो इधर। तो आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि सहसंयोजक गुणों में वृद्धि का क्रम बताइए। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, सहसंयोजक गुणों में वृद्धि का क्रम बताइए। ठीक है, या सहसंयोजक गुणों में आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब देखो एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपन को दे दिया, हाँ देखो अपन को दे दिया है यहां पर NaCl, ठीक है, MgCl2, अपन को दे दिया SiCl4, अपन को दे दिया यहां पर AlCl3। ये एग्जाम्पल आपको दे दिया। ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि इनको सहसंयोजक गुणों में वृद्धि के क्रम में जमाइए, यानी इन चारों में सहसंयोजक गुण किसके अंदर ज्यादा होंगे। अब इसको वृद्धि के क्रम में जमाना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, सहसंयोजक गुणों की बात होते ही कौन सा नियम लगाएंगे, फाजांस का नियम। सबसे पहला नियम क्या बोलता है उसका कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, उसमें सहसंयोजक गुण उतने ज्यादा होंगे। दूसरा नियम क्या बोलता है कि धनायन ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। तो भाई देख लो, ऋणायन तो समान है सभी में, Cl Cl, देखो यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl और यहां पर भी क्या है Cl, यानी सभी जगह ऋणायन तो समान है। अंतर किसमें आ रहा है, धनायन में। तो धनायन को देखो, यहां पर धनायन पर आवेश कितना होगा +1, क्योंकि सोडियम है ना। इस पर कितना होता है +2, क्योंकि ये मैग्नीशियम है। इस पर कितना आवेश होता है, देखो 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं भाई, तो इसका कितना हो जाएगा +4 और इसका कितना होता है +3। अब देखो धनायन पर आवेश अलग अलग है और मैंने आपको क्या बताया था कि धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा धनायन पर आवेश कहाँ है, यहां पर है। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, फिर AlCl3, फिर MgCl2 और फिर NaCl। अब बढ़ता क्रम आप लोगों से पूछा है तो सबसे कम किस में होगा, NaCl में होगा, उसके बाद किस में आएगा MgCl2 में आएगा, फिर किस में आएगा AlCl3 में आएगा और फिर SiCl4 में आएगा।
इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और देख लेते हैं, तो देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर NaCl, अगला लिया मैंने यहाँ पर Na2SO4, अगला मैंने यहाँ पर ले लिया Na3PO4 का Na3PO4, बिल्कुल ये ले लिया मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर धनायन तो सेम है Na, परंतु ऋणायन देखो यहां पर कौन है, Cl है। ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं कि Cl पर -1 आवेश होता है। आप लोग यहां पर ऋणायन की बात करेंगे तो यहां पर SO4 है, इस पर -2 आवेश होता है, और यहां पर PO4 है, इस पर -3 आवेश होता है। तो बताओ भाई आवेश कहां बढ़ रहा है, इधर जाने पर ऋणायन पर आवेश बढ़ रहा है, और आवेश बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। तो यहां पर NaCl का सबसे कम सहसंयोजक गुण, Na2SO4 का उससे ज्यादा, और नेक्स्ट होता है Na3PO4, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगी बात समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ लेता है, तो आ जाएगी बात समझ में, तो कर लोगे ना इसको। तो चलो, तो ये चीज अपन यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन अपना इससे संबंधित होगा कि आयनिक गुणों का बढ़ता क्रम बताइए। आयनिक गुणों का बढ़ता क्रम बताइए। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, क्या दे दिया है मैंने एग्जाम्पल, देखो इधर मैंने आपको दे दिया है LiCl, इसके बाद बात करें अपन NaCl, KCl, RbCl, CSCl, ये मैंने आपको दे दिया है। आपसे पूछा है आयनिक गुणों का बढ़ता क्रम बताइए। अब देखो यहां पर Cl तो समान है, चेंज कौन हो रहा है, धनायन। कौन चेंज हो रहा है, धनायन चेंज हो रहा है। अब धनायन में भी देखो, इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी +1 है, इस पर +1, इस पर +1, इस पर प्लस है, यानी कि आवेश तो इन पर भी समान है, ठीक है। आवेश भी समान, ऋणायन भी समान। अब आकार देख लेते हैं। देखो आपको पता है, देखो ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन। कौन से वर्ग में, वर्ग फर्स्ट में, है ना। यानी वर्ग फर्स्ट में कहा जा रहे हो आप लोग, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, यानी कि धनायन का आकार इसका सबसे कम होगा और सीजियम का आकार सबसे ज्यादा होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसमें सहसंयोजक गुण उतने ज्यादा होते हैं। लिखा है मैंने फाइनेंस के नियम में। अब सुनो, अपन से पूछा क्या है, आयनिक गुण, तो ध्यान रखेंगे भाई, आयनिक गुण सहसंयोजक गुणों से उल्टे चलते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला आप लोग और याद रखेंगे यहाँ पर कि आयनिक गुण सहसंयोजक गुण से क्या होते हैं, विपरीत। यानी सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे तो आयनिक गुण क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या बताया मैंने, Li का आकार, धनायन का आकार सबसे छोटा है, छोटा है तो इसमें सहसंयोजक गुण सबसे कम होंगे। एक मिनट ध्यान से देखना, बात कर रहे हैं धनायन का आकार सबसे छोटा है, और धनायन का आकार छोटा होता है तो सहसंयोजक गुण होते हैं ज्यादा। तो यहां पर सहसंयोजक गुण सबसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे तो आयनिक गुण क्या होंगे, कम होंगे। उल्टा चलेगा ना भाई। तो आयनिक गुण सबसे कम किस में होगा, LiCl में होगा, उसके बाद किस में आएगा, NaCl में आएगा, फिर KCl में आएगा, फिर किस में आएगा, RbCl में आएगा, और फिर किस में आएगा, CSCl में आएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आयनिक गुणों का क्रम भी यहाँ से बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था अपना फाजांस का नियम भी यहीं पर समाप्त। 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।